वेलकम टू प्रेशा लॉ ट्यूटोरियल। हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी स्टडी कर रहे होंगे। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने ईस्ट इंडिया कंपनी और अर्ली सेटलमेंट इन सूरत, मतलब जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन सूरत पढ़ाया था। देन ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सेटलमेंट है मद्रास का भी मैंने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर दिया है। आज हम पढ़ेंगे सेटलमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन बॉम्बे। सो सेटलमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन बॉम्बे। तो बॉम्बे के अंदर जो सेटलमेंट किया गया ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो वो यहाँ से स्टार्ट हुआ था कि पहले क्या था, पोर्टुगीज़ जो थे वो गुजरात के जो राजा थे उनसे बॉम्बे को हासिल करने वाले पहले यूरोपियन थे। जो पोर्टुगीज़ राजा थे अल्फोंसो 6, ये राजा थे, पोर्टुगीज़ राजा थे। उन्होंने अपनी बहन कैथरीन की शादी जो थी वो ब्रिटिश किंग से करने पर दहेज के रूप में चार्ल्स सेकंड को जो बॉम्बे है वो ट्रांसफ़र कर दिया था। फिर उसके बाद जो चार्ल्स सेकंड थे उन्होंने 1666 में 10 पाउंड्स के एक इनसफिशिएंट एनुअल रेंट के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी को बॉम्बे को ट्रांसफ़र कर दिया। 1726 से पहले बॉम्बे जो था, वहाँ की जो जुडिशल सिस्टम थी उनको 3 स्टेजेस में डेवलप किया गया है। मतलब 3 स्टेजेस में बताया गया है कि जुडिशल सिस्टम जो है बॉम्बे का वो कैसे बढ़ा, कैसे ग्रो हुआ वहाँ पे और कैसे डेवलप हुआ। तो फर्स्ट स्टेज आता है 1668 से लेकर 1683। सेकेंड स्टेज में हम बात करेंगे 1683 से लेकर 1690 और थर्ड स्टेज में हम बात करेंगे 1718 से लेकर 1726। इस बीच में कैसे डेवलप हुआ जुडिशल सिस्टम बॉम्बे में। तो फर्स्ट स्टेज में आता है 1666 और 1683 की बात करेंगे। इस पीरियड में 2 जुडिशल सिस्टम इस्टेब्लिश किए गए। पहला इस्टेब्लिश किया गया 1670 में। इसके अकॉर्डिंग बॉम्बे जो था वो डिवाइड कर दिया था 2 डिवीज़न में, मतलब 2 डिवीज़न में बॉम्बे को डिवाइड कर दिया गया और हर डिवीज़न में एक कोर्ट होता था। उस कोर्ट में 5 जजेस होते थे और जो वहाँ का प्रेसिडेंट होता था, मतलब जो कोर्ट का जो प्रेसिडेंट होता था वो कस्टम ऑफिसर होता था। जो या फिर हम कह सकते हैं जो कस्टम ऑफिसर होता था डिवीज़न का, उसको ही प्रेसिडेंट ऑफ द कोर्ट बनाया जाता था। और कुछ जजेस जो थे इसके अंदर इंडियंस भी थे। इस कोर्ट का जो जुरिडिक्शन था वो छोटे मोटे केसेस, मतलब पैटी जो केसेस थे उनको देखता था। पैटी केस ऑफ सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस थे जिसके अंदर जिसके अंदर चोरी से रिलेटेड केसेस आते थे, या फिर जो चोरी के जो केसेस होते थे वो अप टू द 5 ज़ेराफिन से रिलेटेड केसेस होते थे या सिमिलर अदर केसेस होते थे। ज़ेराफिन का मतलब होता है एक कॉइन की वैल्यू होती थी, उसे हम ज़ेराफिन, जैसे आज हम क्या बोलते हैं रुपीज़ बोलते हैं, ऐसा ज़ेराफिन नाम का एक कॉइन होता था। तो जो 5 ज़ेराफिन से रिलेटेड जो भी कोई थेफ्ट से रिलेटेड कोई केस होता था तो वो केस कोर्ट ऑफ डिवीज़न, मतलब डिवीज़न कोर्ट के पास आता था। जो डिवीज़नल कोर्ट थे वो पैटी नेचर से रिलेटेड जो भी केसेस होते थे वो सॉल्व करते थे या वो डिसाइड करते थे। डिवीज़नल कोर्ट के पास कोई बड़े जो केसेस होते थे उनको डिसाइड करने की पावर नहीं थी। वो जो भी 200 ज़ेराफाइन से रिलेटेड जो भी कोई केस होता था, जिस केस के अंदर जो उसकी मॉनेटरी वैल्यू थी वो 200 ज़ेराफाइन से अगर ज़्यादा होती थी तो वो उनके जुरिडिक्शन में नहीं आती थी। उसके लिए वो जो अपील करते थे या फिर इस कोर्ट से रिलेटेड जो भी अपील की जाती थी, इस कोर्ट के रिलेटेड जो जजमेंट दिए जाते थे उनके अगेंस्ट जो अपील की जाती थी वो कोर्ट ऑफ द डिप्टी गवर्नर काउंसिल में फाइल की जाती थी। डिप्टी गवर्नर और काउंसिल जो थी वो एक सुपीरियर कोर्ट की तरह काम करती थी जिसके पास ओरिजिनल और अपीलेट जुरिडिक्शन थी और इसके अंदर वो जितने भी सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस थे उनको देखती थी या उनको डिसाइड करती थी। सिविल केसेस जो थे, जो भी मैटर होता था, जो मैटर ऑफ वैल्यू होता था एक्सीडिंग 200 ज़ेराफिन, उसके वो केसेस वो देखती थी। मतलब अगर कोई पैटी केस है तो उसमें डिवीज़नल कोर्ट वर्क करती थी और अगर कोई सुपीरियर केस है जिसकी जो मॉनेटरी, अगर कोई सिविल केस है और उसकी मॉनेटरी वैल्यू 200 सेराफिन से ऊपर है तो वो उस वैल्यू के अकॉर्डिंग उसे कोर्ट, डिप्टी गवर्नर और काउंसिल जो है वो कोर्ट वो जो सुपीरियर कोर्ट में काम करती थी वो उसे देखती थी। जितने भी सीरियस ऑफेंस होते थे उसको डिवीज़नल कोर्ट जो है वो नहीं देखती थी, वो मतलब वो उसका ट्रायल नहीं चलाती थी। और जो आपके डिप्टी गवर्नर और काउंसिल थे वो विद द हेल्प ऑफ ज्यूरी उन केसेस का ट्रायल करते थे। जो जुडिशियल सिस्टम है उसको स्टैब्लिश किया गया था 1670 में, जो कि क्वाइट एलिमेंट्री और प्रिमिटिव था। जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में कोई अंतर नहीं किया गया था, ना ही कोर्ट में लॉयर मेंबर के लिए कोई प्रोविज़न था। डिप्टी गवर्नर ऑफ द कंपनी से कानून
के जानकार, मतलब जिसे लॉ की नॉलेज थी, उस पर्सन को प्रोवाइड करने के लिए कई रिक्वेस्ट भी की गई, लेकिन उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की। 1 अगस्त 1672 में गवर्नमेंट प्रोक्लेमेशन को बनाया गया और इस प्रोक्लेमेशन के द्वारा जो एग्जिस्टिंग पोर्टुगीज लॉ था जो बॉम्बे में चल रहा था, उसको रिप्लेस किया गया इंग्लिश लॉ से। उसके बाद जो इंग्लिश लॉ है वहाँ का लॉ ऑफ आइलैंड बना, मतलब जितने भी मैटर्स थे उन पर इंग्लिश लॉ एप्लीकेबल किया गया। इस प्रोक्लेमेशन के अंदर न्यू जुडिशियल सिस्टम इस्टेब्लिश किया गया, जिसके अंदर 3 टाइप की कोर्ट क्रिएट की गई। पहला आता है कोर्ट ऑफ जुडिकेचर, दूसरा है कोर्ट ऑफ कंसाइज और तीसरा है कोर्ट ऑफ अपील। कोर्ट ऑफ जुडिकेचर में जो कोर्ट था, विलकॉक्स वहाँ के जज थे जिन्होंने इस्टेब्लिश किया था ये कोर्ट, जिससे कि जितने भी सिविल और क्रिमिनल केसेस हैं उसको सुना जाए। ये जो कोर्ट है इसका जुरिडिक्शन था कि ये प्रोबेट और टेस्टामेंट से रिलेटेड मैटर्स भी, प्रोबेट और टेस्टामेंट्स मतलब होता है जो आपके विल से रिलेटेड केसेस हैं, डिसाइड करे, मतलब जो विल से रिलेटेड जो केसेस हैं उनको देखे। जितने भी सिविल मैटर्स थे वो कोर्ट वीक में एक बार उसके लिए बैठती थी और जितने भी केसेस थे वो डिसाइड किए जाते थे विद द हेल्प ऑफ जूरी। जो कोर्ट फ़ी थी एट द रेट ऑफ 5% इम्पोज की जाती थी सिविल केसेस के लिए, और जो क्रिमिनल केसेस थे उनके लिए जो कोर्ट थी वो महीने में एक बार बैठती थी। देन आता है कोर्ट ऑफ कंसाइज। ये कोर्ट को प्रिसाइड किया गया था विलकॉस के द्वारा ही, और इसको कोर्ट ऑफ कंसाइज कहते थे क्योंकि यहाँ पर क्विक और समरी जस्टिस होती थी, प्रोवाइड करती थी, क्विक और समरी जस्टिस प्रोवाइड करती थी। और ये सिर्फ पेटी केसेस और जो भी सिविल मैटर थे अप टू द 20 ज़ेराफिन, जो भी आपका मॉनेटरी कॉइन था 20 ज़ेराफिन से रिलेटेड मैटर्स को डिसाइड करती थी। उसके बाद आता है कोर्ट ऑफ अपील। इसके अंदर डिप्टी गवर्नर और काउंसिल जो थे वो फंक्शन करते थे कोर्ट ऑफ अपील का, और इसके अंदर जितनी भी जो अपील थी अगेंस्ट जजमेंट ऑफ द कोर्ट ऑफ जुडिकेचर से रिलेटेड जितने भी अपील्स थी वो सुनी जाती थी, जितने भी मैटर्स होते थे। जुडिशियल सिस्टम को इस्टेब्लिश किया गया था अंडर द प्लान 1672 के अकॉर्डिंग, जो कि अच्छे से काम कर रहा था। इसमें ये एक क्विक, इनएक्सपेंसिव, एफिशिएंट था, बट इसका मेन डिफेक्ट ये था कि जो जजेस थे वहाँ पर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का कोई राइट जो था वो इन्जॉय नहीं कर पा रहे थे। मतलब वहाँ पर इंटरफेयर होता था कंपनी का, ठीक है, कंपनी का मतलब एग्जीक्यूटिव का वहाँ पे इंटरफेरेंस चलता था। इसी वजह से गुड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस जो था उसको नहीं वो चला पा रहे थे। उसके बाद आता है सेकंड स्टेज 1684 से लेके 1693। इसके अंतर्गत जो न्यू जुडिशियल सिस्टम है, कोर्ट ऑफ एडमिरल्टी का भी इस्टेब्लिश किया गया बॉम्बे में। जैसे कि कोर्ट ऑफ एडमिरल्टी इस्टेब्लिश किया था मद्रास में अंडर द चार्टर 1683, ऐसे ही कोर्ट ऑफ एडमिरल्टी बॉम्बे में भी इस्टेब्लिश किया गया, जो कि समुद्र से रिलेटेड जितने भी केसेस होते हैं वहाँ सॉल्व किए जाते थे या वहाँ डिसाइड किए जाते थे। जो कंपनी है उन्होंने इस्टेब्लिश किया था इस कोर्ट को, जैसे कि अंडर द अर्ली चार्टर ऑफ द 1683, जो कि चार्ल्स सेकंड के द्वारा ग्रांटेड किया गया था। जो चार्टर था उसने इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोर्ट को इस्टेब्लिश किया कंपनी के लिए, जिससे कि वो डायरेक्ट जो मैरीटाइम कॉज है, जितने भी काइंड के जो भी समुद्र से रिलेटेड जो भी केस होते हैं, चाहे वो ट्रेसपास का हो, इंजरी का हो, वर्क रॉन्ग डन का हो या फिर कमिटेड उन्होंने कोई हाई सीज पे कोई भी क्राइम कमिट किया है, या फिर बॉम्बे से रिलेटेड जो भी एडजेसेंट जो टेरिटरी है उनसे रिलेटेड केस थे, या जो भी केस थे उनसे रिलेटेड, जो भी समुद्र केस थे उनसे रिलेटेड वहाँ पे केस डिसाइड किए जाते थे कोर्ट ऑफ एडल्ट्री में। हर कोर्ट में जो जज थे वो सिविल लॉ का उनको नॉलेज होता था, मतलब एक लर्नड जज को लिया जाता था इन सिविल लॉ, और उसको असिस्ट करने के लिए 2 पर्सन को चूज़ किया जाता था कंपनी के द्वारा। ये जो कोर्ट्स थे ये डिसाइड करते थे केसेस, बट अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ इक्विटी एंड गुड कंसाइंस और लॉ एंड कस्टम ऑफ मर्चेंट। जो भी ट्रेडर्स के या मर्चेंट्स के जो भी लॉ और कस्टम थे उनके अकॉर्डिंग ही उन केसेस को देखा जाता था। अकॉर्डिंगली जो एडमिरल्टी कोर्ट जो था वो इस्टेब्लिश किया गया बॉम्बे में 1684 में। उसके बाद डॉक्टर सन जॉन को ऑथराइज किया गया कि वो चीफ जस्टिस ऑफ कोर्ट ऑफ जुडिकेचर बने, और उसके बाद जो कोर्ट ऑफ जुडिकेचर है वो अगेन क्रिएट किया गया
जो अथॉरिटी थी एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट की वो सफिशिएंट नहीं थी, जो सारे जो सिविल जो बिजनेसेस थे या जितने भी सिविल केसेस थे उनको देख रेख कर सके, इसीलिए कोर्ट ऑफ जुडिकेचर को फिर से क्रिएट किया गया। बट 1690 में सिद्दीकी याकूब जो एडमायरल एम्परर थे उन्होंने आइलैंड ऑफ बॉम्बे पे आक्रमण कर दिया और जो जुडिशल सिस्टम था बॉम्बे का वो ख़त्म हो गया। और जो 1690 से लेके 1718 तक जो भी जुडिशल सिस्टम जो यहाँ पर चला रहे थे वो ऑलमोस्ट पैरालाइज्ड हो गई। और इस पीरियड में 1690 से लेके 1780 तक इसे एक डार्क पीरियड माना गया इन द बॉम्बेज लीगल हिस्ट्री में। नेक्स्ट आता है थर्ड स्टेज 1718 से लेके 1726 तक। इस पीरियड में न्यू जुडिशल हिस्ट्री ऑफ बॉम्बे की शुरुआत हुई और रिवाइवल किया गया, इनॉग्रेशन किया गया कोर्ट ऑफ जुडिकेचर का 25 मार्च 1718 में बाय द गवर्नर चार्ल्स पुणे। गवर्नर और काउंसिल के ऑर्डर से ही इस कोर्ट को इस्टेब्लिश किया गया। लेटर ऑन इसको कंपनी अथॉरिटी ने भी अप्रूव कर दिया। कोर्ट ऑफ जुडिकेचर जो 1718 में बना था उसके अंदर 10 जज थे, मतलब 10 जजेस थे, जो कि आपके जो 6 जने थे, मतलब कि एक चीफ जस्टिस और 5 जजेस थे, ये इंग्लिश मैन थे, और जो रिमेनिंग 4 मेंबर्स थे वो इंडियंस थे, जिसके अंदर डिफरेंट कम्युनिटीज़ थी, हिंदू, मोमडन, पोर्टुगीज़, क्रिश्चियन, पारसी। तो कम्युनिटीज़ को रिप्रेजेंट करते थे 4 जजेस। जितने भी इंग्लिश जजेस थे वो मेंबर थे गवर्नर काउंसिल के, इसलिए वो इंडियन जजेस से अपना जो स्टेटस थे वो सुपीरियर मानते थे। 3 इंग्लिश जजेस ने क्योरम ऑफ कोर्ट को फॉर्म किया और जो कोर्ट थी वो वंस इन अ वीक काम करती थी, मतलब वीक में एक दिन मिलती थी। इंडियन जज जो थे उनको ब्लैक जस्टिस कहा गया, जो कोर्ट की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए उन्हें शामिल किया गया था। और लेकिन उनका जो रोल था वो सिर्फ एक असिस्टेंट के रूप में था। इंग्लिश जजेस के सिर्फ एक असिस्टेंट के रूप में ही रोल प्ले करते थे, मतलब कि वो उनके पास इक्वली स्टेटस नहीं था जैसे कि इंग्लिश जजेस के पास था। कोर्ट ऑफ जुडिकेचर जो था वो उसके पास वाइड पावर थी। अकॉर्डिंग टू द लॉ, इक्विटी और गुड कंसाइज के अकॉर्डिंग ही वो जुरिडिक्शन को देखता था, जितने भी सिविल केसेस थे और जो क्रिमिनल केसेस थे उनको डिसाइड करता था। और टाइम टू टाइम जो भी कंपनी द्वारा जो भी इशू किया जाता था रूल्स या ऑर्डिनेंस, उसके द्वारा ही जो कोर्ट ऑफ जुडिकेचर है उसके द्वारा ही गाइड किया जाता था। और ये ज़रूरी हो गया था कोर्ट के लिए कि वो कंसिडरेशन करे जो भी कस्टम है या सेज है इंडियंस का, क्योंकि जब वो इंडिया में रहते तो इंडियन में सिविल केसेस बहुत बढ़ गए थे, प्रॉपर्टी को लेकर, मकानों को लेकर, रजिस्ट्रेशन को लेकर। तो अपार्ट फ्रॉम दिस जुरिडिक्शन जो भी प्रोबेट और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स थे, विल से रिलेटेड जो मैटर्स थे, उन्होंने फर्दर ऑथराइज किया एक रजिस्ट्रेशन हाउस, जिससे कि वो रजिस्ट्री कर सकें और सेल कर सकें और ट्रांजैक्शन कर सकें कंसर्निंग हाउस, लैंड और टेनमेंट से रिलेटेड, मतलब जो किराए है, रेंट से रिलेटेड, लैंड से रिलेटेड, हाउसेस से रिलेटेड जो भी रजिस्ट्री कराई जाती थी वो रजिस्ट्रेशन हाउस में कराई जाती थी। कोर्ट ऑफ जुडिकेचर का जो डिसीजन होता था उसके लिए अपील अलाउ की जाती थी कोर्ट ऑफ गवर्नर एंड काउंसिल के पास, जिसमें अमाउंट 100 या 100 से ज़्यादा इन्वॉल्व होता था। और जो भी कोई जजमेंट दिया जाता था चीफ जस्टिस ऑफ कोर्ट ऑफ जुडिकेचर के द्वारा, तो उस जजमेंट के डिलीवर करने के विद इन 48 आवर्स अपील के लिए नोटिस फाइल किया जाता था। और अगर कोई ऐसा केस है, मतलब कि जो कोर्ट के पास कोई ऐसा केस है जो कि डिफरेंट पर्पस के लिए, उसके लिए भी एक मॉडरेट फ़ी प्रिस्क्राइब की जाती थी। तो आता है कॉन्क्लूज़न। तो जब सिस्टम ये इस्टेब्लिश हुआ 1718 में, तो ये इम्प्रूवमेंट था, बट इससे पहले जो भी सिस्टम था उससे तो इम्प्रूव था, बट इसमें क्या था, जो इंडियन जजेस को पार्टिसिपेशन भी दिया गया था, बट वो एक सिर्फ एफिशिएंसी को या स्टेटस को बढ़ाने के लिए दिया गया था, बट उनका रोल इतना नहीं था। इसमें ये भी देखा गया है, इसका ड्रॉबैक जो सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव है वो जुडिशरी से है, बट इसमें फिर भी कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस था। ये इस तरीके से जुडिशल सिस्टम में कई केसेस में या कई मामलों में कमज़ोरी भी थी। जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस या प्रिंसिपल ऑफ लॉ है वो वायलेट किया गया, इसी डिफेक्ट की वजह से, इसी दोष की वजह से इस चीज़ को मेंशन किया गया।
एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन बॉम्बे की बात करें या फिर हम सेटलमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन बॉम्बे की बात करें, तो इन सिस्टम में पहले वो कंपनी के लिए पहले यहाँ पे स्टैब्लिश हुई थी कंपनी, फिर वो कंपनी धीरे धीरे जुडिशियल सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इनमें काम करने लगी। तो जुडिशियल सिस्टम जो था वहाँ पे प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता था, क्योंकि एग्जीक्यूटिव जो था वैसे तो वो सेपरेट दिखता था कि सेपरेशन है एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल सिस्टम में, बट कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस था। और जो जजेस थे, जो इसमें जजेस काम करते थे कोर्ट ऑफ जुडिकेचर में या फिर कोर्ट ऑफ गवर्नर एंड काउंसिल में, उसमें उनके पास इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी नहीं थी और वो पूरी तरह से प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का काम नहीं कर पाते थे। इसमें जो भी डिसीजन लिए जाते थे अकॉर्डिंग टू द कस्टम किए जाते थे या अकॉर्डिंग टू द गुड कंसाइंस के कॉन्सेप्ट पे वर्क किया जाता था। सो आज जो ये टॉपिक है ईस्ट इंडिया कंपनी सेटलमेंट इन सूरत, मद्रास और बॉम्बे, ये कंप्लीट होता है। सो अब मिलते हैं हम अपने नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। फॉर मोर वीडियोज़ वॉच, स्टडी, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।